नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और इंटरव्यू के साथ। आज हमारे बीच हैं मास्टर बलबीर सिंह। मास्टर बलबीर सिंह अखिल भारतीय किसान सभा के राज्याध्यक्ष हैं और पिछले कई सालों से किसानों की लड़ाई पुरजोर तरीके से वो लड़ रहे हैं। इससे पहले भी मास्टर बलबीर सिंह ने लंबे समय तक अध्यापक आंदोलन में काम किया है और कई दशक से जनवादी आंदोलन और जो दूसरे गरीब मजदूरों के, किसानों के, कर्मचारियों के आंदोलन हैं, उनमें केंद्रीय भूमिका मास्टर जी की रही है। एक ईमानदार शख्सियत है मास्टर जी। आज वो हमारे बीच आए हैं, उनका स्वागत है और हम उनसे एक अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इस बातचीत का, इस इंटरव्यू का कोई एकेडमिक, प्रशासनिक या राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये एक गुफ्तगू है, बातचीत है। दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने कमेंट जरूर करें। देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है चैनल पर। आपका भी और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं मैं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे समय में, जब देश में जनवादी आंदोलन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और खासकर किसानों के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, इनको लेके एक लंबी आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई गई है और 9 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में मजदूर, किसान सब मिलकर एक बड़ी हड़ताल की काल करने जा रहे हैं। तो ऐसे समय में आपका हमारे से बातचीत करना एक बहुत ही स्वागत योग्य है। तो मास्टर जी, आज बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आपने आरंभ भी कर दिया, 9 जुलाई की एक राष्ट्रव्यापी मजदूर और कर्मचारी वर्किंग क्लास की तरफ से आह्वान है हड़ताल का। आप किसानों के नेता हैं, किसानों के मांग मुद्दे उठाते हैं। आप इस हड़ताल के काल का, इसका महत्व को किस रूप में रेखांकित करते हैं, या इसमें किसानों का क्या योगदान होगा, किसानों से क्या संबंध है इस हड़ताल का? देखिए, इस किसानों से जो संबंध है इस हड़ताल का, वो सीधे तौर पर ही है। आप एक बात सोचिए, आज की परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, भिवाड़ी है, आप नोएडा में देख सकते हैं, आप यहाँ पंजाब के एरिया में देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में उद्योग धंधों में, कंपनियों में काम कर रहे हैं। और वहाँ जो लेबर लॉज थे, जो खासकर 44 ऐसे कानून थे जो उनको संरक्षण देते थे, उनको हटा के सरकार ने 4 कोड ले आए लेबर कोड के नाम से, और उसमें सेवा शर्तों में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे पहला पूरे एक 24 घंटे के समय को बांटा गया था, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन या परिवार के साथ व्यतीत करने का एक शेड्यूल बनाया था पूरे देश में, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा शेड्यूल बना था और बड़ी कुर्बानियों के बाद हुआ था। लेकिन सरकार ने उन्हें हटा दिया। वो कंपनियों के दबाव में सरकारें कारपोरेट प्रस्त कानून बनाने की इच्छा रखती है। नए लेबर कोड आए हैं, उनका विरोध है पूरे देश में और हम ये मानते हैं कि किसान उन सब मजदूरों के, कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों के अभिभावक है और अभिभावक होने के नाते हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी भी है और वैसे व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, किसान भी अपनी एकजुटता उन मजदूरों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, उन जो भी छोटे बड़े काम करने वाले लोग हैं और खासकर स्कीम वर्कर हैं, उनके साथ एकजुटता के रूप में 9 जुलाई की हड़ताल को हम करेंगे। और जिसमें विशेष मुद्दे ये होंगे कि निजीकरण पर रोक लगाए और सब लोगों को पूर्ण वेतन के रूप में, कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये सबको मिले, श्रमिकों को भी, और रेगुलर हो उनकी सेवाएं कुछ समय बाद, और उस समय के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो उनको रिटायरी बेनिफिट और पेंशन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर ये हड़ताल है और इस हड़ताल में मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ, स्कीम वर्कर के साथ किसान भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो मास्टर जी, आपने बड़े विस्तार से बताया, जो किसान अभिभावक होने के नाते और जो किस मजदूर,
कर्मचारी वर्ग के साथ एकजुटता प्रकट करेंगे। अब मैं आज बातचीत आगे बढ़ाता हूँ मास्टर जी। सबसे पहले आप आपकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएं मास्टर जी। आज आपका जन्म कौन से सन में हुआ? उस समय आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी? कैसा परिवार था? गांव का वातावरण क्या था? उस समय कैसा था जब आप लोगों ने सोधी संभाली? थोड़ा बचपन के बारे में बताएं आपके। मेरा नाम बलबीर सिंह है और मेरे पिताजी का नाम श्री धन सिंह। गांव गुरुसर में मैं पैदा हुआ और मेरा जन्म 1958 में गुरुसर गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी गांव में नंबरदार थे, लेकिन वो ज़्यादातर समय बाहर भीतर भी लगाते थे और खेती का काम बहुत कम कर पाते थे। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे चाचा जी खेती को संभालते थे और एक अच्छी किसानी के रूप में वो परिवार जाना जाता था उस समय भी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम 10 बहन भाई हैं। 5 मेरे चाचे के हैं बहन भाई और 5 मेरे माँ बाप के हैं। लेकिन हमारे लिए एक दुख की घड़ी भी आई बचपन में ही, जब मैं 7 साढ़े 7 साल का था। मेरी माता जी चल बसी और मेरे से छोटे मेरे बहन भाई 3 थे, जिसमें मेरा एक छोटा भाई कुछ मास का ही था, बहुत छोटा था वो जब मेरी माता जी नहीं रही हमारे बीच। लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली होने के नाते मेरे चाचा जी ने, चाची ने और मेरी बुआ थी, जो उन्होंने हमारे परिवार को बहुत अच्छे ढंग से संभाला। और जब तक हम बड़े नहीं हो गए, जब तक उनने पूरी देख रेख की, और फिर हम बड़े होने के बाद सब भाई काम धंधे करने लगे और एक अच्छा वातावरण बनाया। मुझे पढ़ने का मौका मिला तो मैंने अपने हाई स्कूल तक गांव में ही, जो हमारे ढूंढुआ कोलेखा और गुरुसर 3 गांव के साझा स्कूल है, उसी में 1ली से 10वीं तक की पढ़ाई की। और कॉलेज में फिर यहाँ एडमिशन नरवाना में लिया, केएम कॉलेज में। मैथ विषय था मेरे पास। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की और बीएड की कुरुक्षेत्र से, उसके ठीक 1 महीना 3 दिन बाद में सर्विस में था। रिजल्ट आने के 16 अगस्त को रिजल्ट आया था और 19 सितंबर को मैं ड्यूटी पर था। मैं इस रूप में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जॉब के लिए कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ा, किसी राजनीतिक आदमी के नहीं जाना पड़ा, किसी की सिफारिश नहीं लगवानी पड़ी। 6 मंथ के आधार पर ही हमारी भर्तियां होती थी, हेडमास्टर भर्ती करते थे। और फिर सौभाग्य से हम 2-2.5 साल की सर्विस होने के बाद रेगुलर हो गए। लेकिन उस जमाना में जो कच्चे कर्मचारी थे, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। पूर्ण वेतन हमें मिलता था, एक रेगुलर कर्मचारी के बराबर। जिस पद पर हम काम करते थे उस पद के अनुरूप, कच्चा हो चाहे पक्का हो, 1 पैसा भी तनख्वाह के रूप में कम नहीं मिलता था। एक ऐसा अच्छा युग था और उसकी शुरुआत हुई। शादी के बाद 2 साल बाद ही मेरी मिसेज को भी सर्विस मिल गई और हम दोनों सर्विस में होने के नाते दोनों अध्यापक थे। वो हिंदी अध्यापिका थी, मैं गणित का अध्यापक था। हमारा जीवन बहुत ही सफल रहा है और परिवार के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल आज भी है। पढ़ते हुए भी था और सर्विस करते हुए भी था। तो रिटायर होने के बाद लगातार किसान आंदोलन में जुड़े, क्योंकि किसानों में से ही गए थे और किसानों में वापस शामिल हो गए हैं। वो मास्टर जी आपने बड़ा बढ़िया ढंग से बताया। आपका पारिवारिक मेल जोल, प्यार, प्रेम बहुत दुर्लभ चीजें हैं। तो मास्टर जी आपके सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत है वो अध्यापक लगने के बाद शुरू हुई? जी, वैसे तो पढ़ते हुए भी हम अपने कॉलेज में मेन पदों पे तो नहीं रहे, लेकिन हम जैसे सीआर के रूप में या फिर एक एक्टिविस्ट के रूप में रहे हैं। और 1977 में जब ये देवीलाल की सरकार आई हरियाणा में, तो ये जो बस पास सुविधा थी, ये पहले नहीं होती थी विद्यार्थियों के लिए। यद्यपि मेरे गांव में तो कोई बस नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी अपने जो हमारे विद्यार्थी साथी थे उनकी एक बड़ी मांग थी, उसके लिए आंदोलन किया गया। उस समय हमारे एसएफआई के अध्यक्ष थे फूल सिंह शौकन, जो हिसार यूनिवर्सिटी में मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और उनके मार्गदर्शन में हमने एक आंदोलन किया और उसमें ये निकली थी बात, महीना में एक विद्यार्थी ने केवल 3 टिकट में ही यात्रा करने का अधिकार मिलेगा 60 किलोमीटर दूर तक। और फिर एक बड़ी अच्छी सुविधा हुई, जिससे गांव के बच्चे दूर शहरों में पढ़ने के लिए सस्ते रेट पे जा सकते थे। उसमें शिरकत करी जी आपने? उसमें शिरकत करी और उसके बाद जब अध्यापक बने, तो अध्यापक लगने के ठीक 1-2 महीना बाद ही मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, जो उस समय हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ होता था, उसमें ज्वाइन कर लिया और लगातार आंदोलनों में रहे। और
ब्लॉक के एक पदाधिकारी, सचिव, अध्यक्ष रहने के साथ साथ जिला में भी कई साल तक जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर राज्य कमेटी में पहले उप प्रधान के रूप में, फिर कैशियर के रूप में, फिर अध्यक्ष के रूप में और उसके बाद संगठन सचिव के रूप में लंबे समय तक, और रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक मुख्य सलाहकार के रूप में मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ में सक्रिय रहा। वहीं से हमारा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ और दिमाग में ये बात आई कि अपना जीवन तो सब लोग जीते हैं, हमें समाज के लिए, जिस समाज ने हमें बहुत कुछ योग्य बनाया है, क्योंकि हम जो पढ़े हैं वो केवल अपने दम पे नहीं पढ़े। अपने गांव में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल था तो मैं हाई स्कूल तक पढ़ गया। 14 किलोमीटर दूर नरवाना में गवर्नमेंट कॉलेज था, जो उस समय गवर्नमेंट तो नहीं था लेकिन वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल था, कॉलेज था, और उसमें बेहतर ढंग से हम पढ़ गए। केवल 69 रुपए 3 महीने की फीस लगती थी, यानी 23 रुपए महीने की फीस ही हम अपने कॉलेज में देते थे। और हमारा ये सौभाग्य था कि लाइब्रेरी से ही किताबें मिल जाती थी। बुक्स के खरीदने के लिए हमें दूर दराज कहीं नहीं जाना पड़ता था, ना कोई पैसा लगाना पड़ता था। अच्छा युग था और ऐसे समय में बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छे हमारे टीचर का सहयोग और समाज ने ये सब मेंटेन किया। इसलिए सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। आज हम समाज में यदि कुछ सक्षम है तो उसके लिए केवल व्यक्तिगत मेहनत ही नहीं है, बल्कि उस समाज में जिसने ये सारा ढांचा तैयार किया उसका बहुत बड़ा योगदान है। और अब हम ये महसूस करते हैं कि हम उस समाज में जिससे हमने बहुत कुछ लिया, अब कुछ उसको वापस देने की स्थिति में है और वो काम हमें करना चाहिए। बहुत उच्च विचार है मास्टर जी, आपने जो बताया। थोड़ा यूं जानना चाहूंगे मास्टर जी, जैसे आपने जब बतौर अध्यापक ज्वाइन कराया और आप जब अध्यापक संघ में संपर्क में आए, वो क्या प्रक्रिया रही? जैसे आप जुड़े कैसे, एक संगठन करता किन व्यक्तियों के माध्यम से, कोई ना कोई व्यक्ति माध्यम बनते हैं जैसे, ठीक, तो वो क्या प्रक्रिया रही? वो ऐसे जैसे हम अध्यापक संघ, मतलब अध्यापक के रूप में भर्ती हुए महकमा में, तो अध्यापक संघ में उस समय एक संक्रमण काल था। अध्यापक संघ में काफी बिखराव की स्थिति थी और यहाँ जींद में एक अध्यापक भवन होता था जिस पर काफी विवाद बढ़ रहा था। और ऐसे जैसे ही हम भर्ती हुए तो वहाँ जो हमारा स्कूल का स्टाफ था, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस स्कूल से मैंने 10वीं पास की थी, मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मैथ मास्टर के रूप में उसी स्कूल में हुई थी, ढूंढुआ में ही हुई थी, और वहीं से मैंने मैट्रिक पास की थी। और वहाँ जो स्टाफ था, विशेषकर हमारे राय सिंह मास्टर जी थे कोड़ेखा गांव से, अभी भी वो कलैद रहते हैं, वो सक्रिय थे उस समय। उनके साथ हम भी जींद भवन के बारे में भी और फिर हम छोटे बड़े आंदोलनों में भी, और उसके बाद कुछ समय बाद एक हमारे पीटीआई साथी मेवा सिंह सच्चा खेड़ा से ढूंढुआ कोड़ेखा बदली होकर आए। उनका एक मार्गदर्शन ये था कि वो सक्रिय थे। अमृतलाल चोपड़ा यहाँ नरवाना में ही हमारे एक बड़ी सम्मानित हस्ती थे, अध्यापक पीटीआई थे और बहुत अच्छा उनका प्रभाव था फिजिकल एजुकेशन पे भी। तो उनके संपर्क में आने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अपने आप ये महसूस होने लगा कि हमें एक अच्छे अध्यापक के साथ साथ हमें इस शिक्षा के ढांचे को बचाने का और इस शिक्षा को सब तक ले जाने का मौका मिलना चाहिए। सभी को सस्ती, सुलभ और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिले, उसके लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ लगातार सक्रिय था और जिसमें हम प्रभावित होकर उसके साथ जुड़े और अपना पूरा कार्यकाल जो लगभग 35 साल मैंने नौकरी की और 35 साल ही अध्यापक संघ में भी सक्रिय भूमिका में रहे। जैसे मास्टर जी, आपके व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ, जो ईमानदारी, सच्चाई, त्याग जैसे गुण, और फिर एक जनवादी वैज्ञानिक चेतना का निर्माण होने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे आमतौर पर परंपरागत रूप से आदमी, एक इंसान जैसे वो धार्मिक भी हो सकता है या कई बार रूढ़िवादी या कोई और दूसरी जो भी अवैज्ञानिक चीजें हैं, उससे निकल कर वैज्ञानिक सोच तक की जो एक यात्रा हुआ है, उसमें पुस्तकों का रोल होता है, उसमें अध्यापकों का रोल होता है, उसमें आंदोलन के साथियों का रोल होता है। तो आप जो इस दर्शन तक पहुंचे, वही इकट्ठे हो गए सामूहिक रूप से, संगठन बनाकर आंदोलन करके आप अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं, जनता के लिए लड़ना चाहिए, या फिर जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठे। तो इसमें आपके जो बचपन में पढ़ते हुए अध्यापक या कॉलेज लाइफ में किनका आप योगदान मानते हो, जिन्होंने, जिनके आप आज भी छाप महसूस करते हो, आपको गढ़ने में उनका रोल है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो एक ईमानदारी का गुण और मेहनत का गुण हमने अपने परिवार से विरासत में मिला है। मेरे पिताजी गांव के एक सम्मानित
नंबरदार थे, और उन्होंने, उनका ये रिकॉर्ड था कि कभी भी किसी की चाय का कप भी नहीं पिया। यदि किसी के काम आए थे तो उसका काम किया और वापस चले बड़ी गए। मुश्किल था उस दौर और में। ये उस दौर में ये बड़ी बात थी। और आज भी आपने, यदि हमारे गांव का कोई बंदा मिलेगा, वैसे तो मेरे पिताजी को गुजरे हुए अब काफी साल हो गए, 50 साल के लगभग हो गए, लेकिन फिर भी वो आदमी आपको ये बताएगा कि भाई एक अच्छे ईमानदार नंबरदार हमारे होते थे। और शुरुआत उन्हीं से सीखी है इस बात की कि हमें अपना जीवन और सार्वजनिक जीवन खासकर एक ईमानदारी के साथ व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा और कोई गुण नहीं हो सकता। दूसरा जो प्रभाव रहा है वो अनेक लोगों का रहा है। पढ़ते हुए 1973 का एक बड़ा आंदोलन था जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, और उस आंदोलन में मंडी गांव से हरिश्चंद्र शास्त्री जी थे, जो उस समय जिला जींद के अध्यक्ष होते थे उस आंदोलन में। उस आंदोलन में हमारे और भी कई अध्यापक थे जो बड़े सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, और 8वीं क्लास का विद्यार्थी होने के नाते मैं भी उस आंदोलन के साथ जुड़ चुका था। अच्छा। और अनेक बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल चिट्ठी देने के काम भी करते थे। और नरवाना बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड था, उसके पास एक छोटी सी बुक स्टॉल होता था, और उस बुक स्टॉल में हरिश्चंद्र जी की चिट्ठी लिखी हुई मैं छोड़ जाता था, और वहां की लिखी हुई चिट्ठी में वापिस उनको दे देता था, जिनमें अमृतलाल चोपड़ा नरवाना में पोस्टिंग थे। हम पढ़ते हुए उनसे प्रभावित थे, और ये बड़े सक्रिय लोग थे अध्यापक आंदोलन के। तो उनसे एक प्रभाव हुआ, और दिमाग में उसी समय से ये बात आने लगी कि हमें शोषण के खिलाफ अपने आप को तैयार करना चाहिए, और शोषण मुक्त समाज की स्थापना शहीद आजम भगत सिंह के रूप में भी हमने साहित्य को पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे, और सौभाग्य से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरा एक अपना एक रिकॉर्ड ये है कि स्कूल की लाइब्रेरी में कोई भी अच्छे लेखकों की किताब ऐसी नहीं थी जो मैंने ना पढ़ी हो, और वहां से एक अच्छा गुण पैदा हुआ, ज्ञान, शब्दावली, सब कुछ वहां से मिला। दूसरा जो आपने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मैं ये मानता हूं कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, वो हमें तरह तरह की बातें सिखाती हैं। शिक्षा में जो अपने गुण है उसमें सबसे पहला गुण होता है कि किसी को वो स्किलफुल भी बनाती है, एफिशिएंसी भी बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ साथ उसके सामने एक दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होना चाहिए कि वो बहुत सारे भेदों को भी मिटाती है, जैसे खासकर धर्म भेद है, नस्ल भेद है, रंग का भेद है, महिला और पुरुष होने का एक भेद है। हमने वो अच्छी, सस्ती और एक ऐसी शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए हैं जो इन भेदों को मिटाती है, इंसान को इंसान के रूप में देखने का एक दृष्टिकोण पैदा करती है। और वो दृष्टिकोण ही आज हमारी सबसे बड़ी विरासत है कि हमने कभी ये महसूस नहीं किया कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, लुगाई है, मनुष्य है, उनमें कभी भेद करने की कोशिश नहीं की। जिसमें गुण है वो आगे बढ़ेगा, और ऐसा हमने अनेक लोगों में देखा है। नमस्ते, आपने बड़ा विस्तार से बताया। तो मास्टर जी, जब आप अध्यापक आंदोलन में आए, आप परमानेंट हुए, ये लगभग अंदाजा 1980 के दशक तक की शुरुआत की बातें हैं। 79-80 में जो बेरोजगार में अस्थायी अध्यापक संघ से फिर, और लंबा आपका जो 3500 साल का अध्यापक आंदोलन का अनुभव रहा, तो कुछ उस अध्यापक आंदोलन की जो आपके अनुभव रहे या कुछ यादें या वो अध्यापक का जो जीवन रहा, उसको आप किस रूप में देखते हैं मास्टर जी? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ कि उस समय बहुत ही फेयर भर्तियां होती थी। मेरा पहला इंटरव्यू था, और सौभाग्य से उसी स्कूल में था जिससे मैंने 10वीं पास की थी। मेरा गांव का अपना स्कूल था, ढूंढुआ कोड़ेखा और गुरुसर, 3 गांव का स्कूल था। और उस इंटरव्यू पे मेरी मेरिट बनी, तो मेरी पहले इंटरव्यू पे सिलेक्शन हुई, और मुझे ये एहसास हुआ कि ये किसी राजनीति के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होती जॉब के लिए। और जॉब मिला तो फिर वहां से उस जॉब की शुरुआत में जो हमें देखने को मिला कि वो फेयर था, पूरा वेतन मिलता था, लेकिन कभी कभी ये दिमाग में रहता था कि कोई रेगुलर टीचर आ जाता था तो वहाँ एडॉक टीचर को हटना पड़ता था, या फिर दोबारा से कहीं और अपॉइंटमेंट होती थी। और उस तरह की नौबत मेरे जीवन में कभी नहीं आई, क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया था जींद जिला का, और उसकी वजह से वहाँ बहुत कम टीचर आते थे, और उस जमाने में मैथ और साइंस के टीचर आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे स्कूलों में। तो वो बड़ा कंटिन्यू ठीक ठाक चला, और उसका धीरे धीरे ये जो एक तरीका बनता गया कि भाई हमने अपने आप को एक ऐसे परिस्थितियों में जिसमें हमने किसी की जरूरत कहीं पर नहीं पड़ी राजनीतिक तौर पे या पैसा खर्चा के तौर पे,
तो एक ईमानदारी का जीवन अपने भी जीना चाहिए जब हम ईमानदारी से जॉब में आए हैं। और जैसे ही मेरे लगभग 2.5 साल हुए थे एडहॉक सर्विस करते हुए, हम 1/11/86 को रेगुलर हो गए। लेकिन 82 में मैं भर्ती हुआ था और 3-4 साल इसलिए लग गए कि 1982 की रेगुलराइजेशन में मेरे 2 साल पूरे नहीं होते थे और 86 की जो रेगुलराइजेशन हुई उसमें रेगुलर हो गए। उसी समय हमारे रेगुलर होने के ऑर्डर आने से पहले ही सर्व कर्मचारी संघ का गठन हो गया था और उसमें सक्रिय भूमिका हम अपना लोकल एरिया में, खासकर नरवाना सब डिवीजन में लगातार दे रहे थे। और एडहॉक पे होते हुए ही हड़ताल में शामिल हुए और उसकी वजह से मैं टर्मिनेट भी हुआ। अच्छा, लेकिन कार्रवाई हुई, उत्पीड़न की कार्रवाई हुई, टर्मिनेशन के ऑर्डर आए और बंसीलाल ने ये कह दिया कि जिन्होंने हड़ताल की है यदि वो हाजिरी लगाना चाहते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमने ये महसूस किया कि हम लोगों को फील्ड में बोल कर आए हैं भाई हड़ताल करो और बेशक कुछ भी हो हमें हड़ताल करनी ही है, हड़ताल पर रहना ही है। उस हड़ताल की वो सजा मिली, लेकिन इससे पहले हम 14 दिन जेल में भी रहे बुड़ैल। अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 और 8 मई की हड़ताल थी 1986-87 में, उस पर कार्रवाई करते हुए 2 दिन की हड़ताल की वजह से हमें 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया था नरवाना सब डिवीजन में। एक हमारे साथी बाड़ू गांव से, 2 साथी थे बाड़ू गांव में पोस्टिंग थी उनकी, एक ढोला गांव के रहने वाले थे, एक सच्चा खेड़ा के रहने वाले थे और एक साथी हमारे फ्रेंड गांव के रहने वाले थे और मैं खुद। और सौभाग्य से हम चारों ही मैथ मास्टर थे। अच्छा, तो उस टर्मिनेशन में ये भय भी मिट गया। जिस डेट में हम टर्मिनेट हुए थे, जब समझौता हुआ तो उसी डेट में हम बहाल भी हो गए। तो इस तरह से ये दिमाग में कभी नहीं रहा कि भाई हम जॉब में नहीं आएंगे, लेकिन किसी तरह का गमन करना, किसी तरह की अनैतिकता दिखाना या अनुशासनहीनता हमें कभी नहीं की। आंदोलन में टर्मिनेशन फिर बाद में 93 में भी हुई। 311(2) भी एक ऐसी खतरनाक धारा है जिसमें कोई दलील अपील नहीं कर सकते। भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और उसमें हमने ये टर्मिनेशन 40,000 लोगों की हुई थी। लेकिन जब हमारा समझौता हुआ, 7 दिसंबर से हड़ताल शुरू हुई थी और 16 दिसंबर की रात को भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ समझौता हुआ और उसमें उसी डेट से सब लोग बहाल हो गए और उसमें हम भी बहाल होने में थे, पहला टर्मिनेट होने में थे। तो आगे चलकर ये दिमाग से बिल्कुल हट गया कि हम जब तक कोई अपराध नहीं करते, हम किसी तरह गमन नहीं करते, हम अनुशासनहीनता नहीं करते, तो केवल संघर्षों में आंदोलन करने में चार्जशीट होना, निलंबन होना, टर्मिनेशन होना, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये अपराध किया हो। और सब हर बार उसी डेट से बहाल हुए जिस डेट से टर्मिनेट या सस्पेंड हुए। तो मास्टर जी, जो आपने ये जो यात्रा आपकी आगे बढ़ती गई, जो आपने अध्यापकों को संगठित कराया इस इलाकों में, अपना हरियाणा का जो आपका कार्य क्षेत्र रहा और पहले आपने ब्लॉक जिला राज्य में भी कराया, उसमें जो जिस मोटो जिस उद्देश्य को लेकर आपने अध्यापकों को संगठन बनाने के लिए आप फील्ड में गए, उसमें आप ये महसूस करते हैं कि उससे आपने इतना ही समर्थन मिला, जिन मूल्यों के लिए आपने अध्यापक संगठन बनाया या उनके जो सामाजिक सरोकार थे, उसका क्या अनुभव रहा जी आपका? देखो, संगठन तो हमने नहीं बनाए, संगठन तो बने बनाए थे, हम तो विरासत मिली थी। 1969 में हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ का गठन हुआ था 30 अगस्त 1969 को, और तब हम तो कोई 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ते होंगे। लेकिन जैसे ही हम जॉब में आए तो हमने ये संगठन बने बनाए मिले और एक अच्छी लाइन हमें मिली। जैसे हम एडहॉक पे थे तो उस समय सतपाल सिवाच भी हमारे एडहॉक के टीचर ही होते थे। बाद में 82 में रेगुलर हो गए, लेकिन उनके ऑर्डर 84-85 में आए थे और हम 86 में रेगुलर हुए। लेकिन हमारे साथी खासकर जयप्रकाश शास्त्री के संपर्क में भी हम आए और सतपाल सिवाच, हमारे कुछ और साथी जो बलवंत दुधला, आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र में, जो खासकर फिर तर्कशील सोसाइटी में चले गए थे। हाँ, वो प्रोफेसर बलवंत के नाम से, वो भी हमारे साथी हमारे सीधे संपर्क में रहे और हम सब मिलकर जो कच्चे कर्मचारी अध्यापक थे, हम यानी बेरोजगार और अनियमित अध्यापकों का संगठन बना के हमने अपना आंदोलन को शुरू किया और उसमें रेगुलराइजेशन के ऑर्डर भी आए और एक सफर इस रूप में चला है। फिर हमें धीरे धीरे एक ऐसे लोगों का जो संगत मिली, उसमें सबसे पहली बात ये हुई कि शिक्षा का अर्थ
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होना है। यदि हमारे बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो हम 20 तरह की आशंकाओं में फंस जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये सिद्ध करता है कि इंसान केवल इंसान है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो किसी जाति विशेष से बंधे हुआ नहीं है, और ये एक नस्ल है हमारी जो इंसान के रूप में, मानवता के रूप में मानव हैं हम। इसमें महिलाओं को, पुरुषों को सब बराबरी के अधिकार हों। ये विकसित होता चला गया धीरे धीरे, पढ़े भी, सुने भी, समझे भी और अनुभव भी किया, और तब ये लाइनें पे पहुंचे हम। लोगों को संगठित किया, संगठित किए कराए थे लोग, ऐसा नहीं है कि हमने ही शुरुआत की थी, लेकिन लोगों में एक विश्वास पैदा किया। जो लोग टर्मिनेट हो सकते हैं, जो लोग सस्पेंड हो सकते हैं और वो पीछे नहीं हटते, तो फिर उससे काफी हौसला हुआ और बड़ी बड़ी हड़तालें हमने 1993 में तो हरियाणा में लाखों कर्मचारियों ने 10 दिन से भी ज्यादा की हड़ताल लगातार की, जिसमें 40,000 की टर्मिनेशन हुई, लेकिन उनके दिमाग में कोई बात नहीं थी, टेरर नहीं था। उस समय हमारे कई हजार लोग जेलों में थे, लेकिन कोई टेरर महसूस नहीं किया। सब में ये ताकत थी, एक हमारे अंदर एक भावना थी, हमने कोई दोष नहीं कर रखा, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, और खासकर शिक्षा के सार्वजनिक ढांचे को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग अलग विभागों में, चाहे वो रोडवेज है, बिजली बोर्ड है, जिन विभागों की आम जनता ने हर रोज जरूरत पड़ती है, उन महकमों को बचाने की आंदोलन में हम खुश होकर शामिल हुए। बेशक सस्पेंशन हुई, चार्जशीट हुई, टर्मिनेशन भी हुई, लेकिन एक दिन भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम नौकरी में वापस नहीं आएंगे। ना बहुत अच्छा मास्टर जी, जैसे आपने रिटायरमेंट के बाद आपने किसानों के बीच में काम करने का जो फैसला किया, इसका क्या कारण रहा? आमतौर पर कोई रिटायरमेंट के बाद लोग अपने परिवार को समय देते हैं, या दूसरे अपने पारिवारिक काम भी संभालते हैं, या कोई रिटायर्ड संगठनों से भी जुड़ते हैं। आपने किसानों के बीच में किसान सभा में काम करने का फैसला क्या सोच के तहत लिया? देखो, जब मैं बिल्कुल छोटा ही था और कॉलेज में पढ़ता था 11वीं 12वीं क्लास में, तब यहाँ एक संगठन बना था भारतीय किसान यूनियन। उसको अखबारों में भी पढ़ते थे और हमें ये महसूस होता था कि किसानों को संगठित होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमें उत्सुकता बढ़ी तो मैं पता लगा कि बहुत पहले ही किसानों के संगठन बन चुके हैं और बहुत शानदार उनके रिकॉर्ड रहे हैं। खासकर 1907 में जब पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन शुरू हुआ अपनी जमीन को बचाने का, सरदार अजीत सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। हमने सर्विस में रहते हुए उनके बारे में पढ़ा, सुना, और दूसरा फिर ये पता लगा कि हरियाणा में भी चेवासी के स्किन्नर एक सामंत था, बहुत बड़ा अंग्रेज, जिस पर कई गांवों का कब्जा था उसका, उसके खिलाफ आंदोलन था। चाहे जो लोहारू के नवाब थे उनका शोषण के खिलाफ हरियाणा में भी हमारे बहुत शानदार लोग जिनका रिकॉर्ड रहा, पंडित नेकीराम शर्मा, लाजपत राय, अलगपुरिया, उनके नेतृत्व में 1929 में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, और उन्होंने मुंजारे जो होते थे, जमीन बोते थे जो, उनको अपनी जमीन का हक दिलवाया। एक बड़ा आंदोलन था, उसके बारे में भी हम जब सर्विस करते थे तब उनको महसूस किया। और 1936 में फिर ये पता, हम जो अपने किताबों में और दूसरे माध्यमों से सुनते थे, 36 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, और सौभाग्य से उसकी पहली मीटिंग की अध्यक्षता भी महिला कमला चट्टोपाध्याय ने की थी, जिसका एक महसूस करते थे कि जब तक पुरुष और महिला सब मिलकर आंदोलन नहीं करेंगे, चाहे वो किसानों के हैं, चाहे मजदूरों के हैं, चाहे कर्मचारियों के हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। और इसी दृष्टिकोण से फिर हमने अखिल भारतीय किसान सभा को चुना। लेकिन सर्विस में रहते हुए भी अखिल भारतीय किसान सभा की तो यहाँ इकाइयां नहीं थी, जिससे हम नहीं जुड़ पाए। लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन थी, हम सदस्य नहीं बन सकते थे, लेकिन उनका जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहयोग कर सकते थे उस तरह का सहयोग भी किया। हम पब्लिक मीटिंग भी की रात के समय में, तो लोगों को लामबंद किया। और जैसे 2002 में जो बड़ा आंदोलन किसानों का चला था, उसमें नए दिखने वाली भूमिगत एक सक्रिय भूमिका हमने निभाई थी। और दिमाग में सर्विस करते हुए यह था कि हम किसान परिवार में पैदा हुए हैं, किसानों के लिए ही हमें आंदोलन में
शामिल होना चाहिए और किसानों की नस्ल फसल बचाने की लड़ाइयों में हमें शामिल होते हुए अखिल भारतीय किसान सभा, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है और न केवल हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन है, ये देखते हुए उसको ज्वाइन किया और उसमें लगातार सक्रिय हैं हम रिटायरमेंट के अगले दिन से ही। तो मास्टर जी, जब आप किसानों के बीच में गए तो उसमें आपने पहले तो कर्मचारियों और अध्यापकों को संगठित कराया, किसानों आंदोलनों के सहयोगी अप्रोक्स मददगार के रूप में रहे, तो आप सीधे तौर पर गए, तो उस समय आपका क्या अनुभव रहा यार? और तुरंत बाद आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा जो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्माण है, और दिल्ली में भी जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई, ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा गया, उसमें आप बिल्कुल केंद्रीय भूमिका में रहे, तो लोगों पर भी जो अपने कट हुए, तो इसमें जब आप किसानों के बीच में गए तो उस समय आपने क्या महसूस करा जब आम किसानों के बीच में बात की आपने जाके? देखिए, मैं कोई पहली बार नहीं था, सर्विस में रहते हुए किसानों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहा था। एक बात तो ये है कि संगठनों से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन हम सीधे तौर पे कोई अपनी भूमिका नहीं निभा सकते थे। उसका फरेज भी रखा और सक्रिय भी रहे। लेकिन किसानों में जाने का ये था अनुभव कि हम जिस परिवार से गए हैं उसी परिवार में आ गए। अपना एक बच्चा कोई 20 साल 30 साल 40 साल कहीं बड़े शहरों में भी या गांव में दूर दराज सर्विस करे, दूसरे राज्यों में भी हो जाता है और एक दिन फिर वो अपने परिवार में वापिस आता है, तो वो परिवार हमें वैसा का वैसा ही था जैसे हम छोड़ कर गए थे और उसके लगातार संपर्क में सर्विस करते हुए भी थे। कभी भी ये झिझक नहीं हुई कि किसानों को हम कैसे संबोधित करेंगे। फिर ये साहित्य बहुत कुछ था, खासकर अखिल भारतीय किसान सभा का इतिहास, अखिल भारतीय किसान सभा की कार्य प्रणाली, उन सब का ज्ञान सर्विस में रहते हुए भी हो चुका था और जैसे ही रिटायर हुए तो लोगों में आकर काम किया। और हम एक सौभाग्य मानते हैं कि भाई हमने एक सक्रिय आंदोलन में भूमिका निभानी पड़ी। जो 3 कृषि कानून सरकार ने संसद में पास करके लागू किए थे, उनको मड़वाने के लिए लगभग 1 साल 15 दिन तक दिल्ली में बैठना पड़ा और यहाँ नरवाना में ही जो टोल है उस पे भी हम 1 साल के लगभग बैठे और उसमें कन्वीनर की भूमिका मेरे को सौंपी गई थी और उससे हमें एक हौसला हुआ और लोगों को संगठित करने का, क्योंकि एक स्पष्ट समझ थी जिसकी वजह से 2-3 चीजें होती हैं जो पारदर्शिता के रूप में होनी चाहिए। एक तो हम जो कुछ बोलते हैं वो कर दें, जो हम कर सकते हैं वो उतना ही कहें और जो हम कहते हैं वो करके दिखाएं। दूसरी चीज ये है कि संगठनों में पैसा का भी एक अपना रोल होता है। बिना पैसे कोई आंदोलन नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन पैसा कई बार संगठनों को बदनाम भी कर देता है और ये भी कई बार होता है लोगों के साथ जब पैसा का मिसयूज हो गया और उसके बाद किसी की जेब से भी लग गए, लेकिन वो स्पष्ट तौर पे पारदर्शी रूप से लेखा जोखा लोगों के सामने नहीं रख पाया तो फिर उसे बेईमान भी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हम यदि पैसा का एक एक दिन, हर आज की आमदनी आज का खर्च आज लोगों के सामने रखते जाएं पारदर्शी तरीके से, फिर यह आशंका ही नहीं रहती। अपना ईमानदारी का रोल करते हुए वो ईमानदारी झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ऐसा हमने पहले दिन से ही अपने दिमाग में बात सोची थी और वो आया और आज आप देख सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन भी हम लड़ते हैं, लोगों से एक बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता है। और जब किसानों के एक बड़ा इकट्ठ महापंचायत जींद में हुई तो नरवाना के लोगों ने ही अपने धरने पे ये तय कर लिया कि हम कम से कम 50,000 लोगों को भोजन करवाएंगे। या लंगर की व्यवस्थाएं नहीं होती थी पहले, रैलियां में वैसे ही लोग भूखे तिशाए रहते थे। हमने गांव गांव में ये गवाह दुआ दिया कि भाई हमारा अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, नरवाना धरना की तरफ से भोजन की व्यवस्था और दूध चाय की व्यवस्था करनी है और उस व्यवस्था में अब सबका सहयोग चाहिए। और हमने एक बड़ी ही आसान सी विधि अपनाई। हमने गांव में ये कहा कि हर घर में 1 से लेकर 5 लोगों तक की रोटियां बने, केवल रोटी बने। हम सब्जी वहां बनाएंगे, मौका पे दाल वहां बनाएंगे, अचार वगैरह की कोई सहूलियत वहां दी जा सकती है और सब लोग दूध दें। दूध इकट्ठा हुआ, एक एक गांव से 1-1 क्विंटल दूध भी हुआ और हम उस रैली में गए तो हमारा इरादा यह था कि चाय के लिए ही दूध मिलेगा शायद, लेकिन वहां जितना दूध हो गया तो हमने 4 कढ़ाई खीर के भी बनाए। बिल्कुल। और बाद में चाय के अलावा ये कह दिया कि दूध पियो भाई।
और खाने की व्यवस्था जहां तक थी, हमने इरादा ये था 50,000 लोगों को भोजन कराएंगे। हम कुछ और लंगर भी लगे थे, उनमें भी लोगों ने खाना खाया और हमारे पास केवल रोटियों की एक पूरी ट्रेली भरी रह गई थी, जो हमने बाद में गुरुद्वारा में दान कर दी। और ये सोच के कि वहां हमने बताया था ये जितने भी सूख जाएंगे इनको सुखा देंगे एक एक करके और फिर पीस के गायों को दे देते हैं। बहुत बड़ी संख्या में गायों की संख्या है वहां, तो वो वहां रखे थे हम। और इतना सामान हमारे पास आया, 4 कट्टे चीनी के और कम से कम 20-30 किलो चाय पत्ती वहां बच गई थी, जो लगभग 6 महीने साल तक हमारे धरने पे उसका प्रयोग हुआ। मतलब ये सारा बंटवारा करके भी, और आपको मैं बताते हुए इस बात की एक गर्व महसूस करता हूँ, रोहतक से डॉक्टर रणबीर दहिया की अध्यक्षता में एक बड़ी टीम हेल्थ की आई थी उस रैली में, और हमने एक दुकानदार से भी बात की, उससे दवाइयां ले ली और ये कह के ली थी कि जितनी खर्च हो जाएंगी वो हमारी होंगी, जो बच जाएंगे आप वापिस कर लेना। तो डॉक्टर दहिया जब रैली के बाद जाने लगे, हमने कहा जी आपका कोई 2-3 गाड़ियां आई है, इनका तेल भाड़ा किराया। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसका कुछ नहीं लेंगे हमने ये अपनी सेवा फ्री दी है। और जब हम उस दुकानदार के पास गए, दवाइयों का बिल बनवाया, 14,200 रुपए की दवाई कुल खर्च हुई थी उसमें। और दुकानदार को जब हमने 14,400 रुपए दिए तो उन्होंने केवल 4,200 रुपए रख के 10,000 रुपए वापिस कर दिए। उन्होंने कहा कि ये जब आप लोग समाज के लिए इतना काम कर रहे हो तो हमने भी तेरी कमाई है भाई, हम और कमा लेंगे। और ये भी हुआ। फिर दूसरा हमने एक बहुत बड़ा मतलब दान के रूप में देखा लोगों का, जो वहाँ टेंट वाला था, जिसके बर्तन भी थे, टेंट भी था, मेज कुर्सियां भी थी, और उसने केवल आने जाने का किराया ही हमारे से लिया। मतलब जो कम से कम 50,000 60,000 का बिल भी बन सकता था, तो उसमें केवल 7,500 रुपए उसने अपने व्हीकल जो छोड़ के गया सामान और जो वापस लेकर गया वही लिया उसने, अपना सामान का कोई किराया मशीन नहीं लिया। तो ये बहुत एक सहयोग मतलब लोगों में मिल जाता है, और हमें बहुत धन्यवादी हैं इन लोगों के जिन्होंने भी हमारी इस समय में मदद की थी। अच्छा, इसमें एक बात और मास्टर, जैसे आप लगातार निरंतर सत्ता से जूझते रहे, लड़ते रहे, किसान आंदोलन और किसान भी संगठन जूझते रहे, इससे पहले अलग राजनीतिक दलों से भी के दौर में आंदोलन हुए, आप बतौर अध्यापक आंदोलन या दूसरे जनवादी आंदोलनों के समर्थन में भी उनसे लड़े, आपने खुद बताई, आप चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल या बीच में दूसरी पार्टियों के जो राज रहे उनसे भी लड़े। लेकिन जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो राज आया है, इसके अंदर आप क्या बुनियादी फर्क देखते हो? जैसे पिछले मैं भी खुद उसमें शामिल था, किसान आंदोलन के अंदर भी इन्होंने तो जैसे किसानों का आतंकवादी कहना है, या कोई नैतिक एक जो एक गरिमा की एक अपेक्षा की जाती है सत्ता में बैठे लोगों से कि वो एक संवैधानिक जिम्मेवारी निभाएंगे, किसान आए हैं बात करेंगे, और जो एक खतरनाक ढंग से जो एक फांसीवादी आक्रामकता थी तोड़ने की मूवमेंट को, चाहे उन्होंने हरियाणा पंजाब के नाम पर उछालने की कोशिश की, खालिस्तान के मुद्दे थे और दसियों तरीके थे इन्होंने फूट गेड़ने की कोशिशें निरंतर पहले भी की, अब भी जारी है। ये जो निजाम है सत्ता का, जो चरित्र है जो किसानों का, इसको आप किस ढंग से देखते हो? देखो, मैं पहले तो आपके सवाल में इससे शुरुआत करना चाहता हूँ कि हमें संजय आंदोलनों का अनुभव था। जब हम अध्यापक के रूप में भर्ती हुए तो अध्यापकों को संगठित देखा और संगठित करने के और प्रयास किए, लेकिन हमने ये महसूस किया कि अकेले अध्यापक इस सरकारी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर को बचा नहीं पाएंगे। तो हमने सर्व कर्मचारी संघ का गठन भी किया और सर्व कर्मचारी संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 103-4 महकमे और अलग अलग यूनियनें इकट्ठी होकर लड़ी। तो संजय आंदोलनों का अनुभव वहां से मिल चुका था। और फिर लगातार संजय आंदोलन में हमने ये भी महसूस किया अकेला कर्मचारी भी सत्ता के साथ टकराने में सक्षम नहीं है, तो उसके साथ मजदूर भी हों, उसके साथ किसान भी हों, उसके साथ जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सब जुड़े। ये हमारा एक शुरू का दृष्टिकोण था। इसलिए चाहे वो बंसीलाल था, हम उसके समय में भी टर्मिनेट हुए, भजनलाल था, उनके समय में भी टर्मिनेट हुए, और जिन्हें हम ताऊ देवीलाल के नाम से जानते हैं उस समय भी हमारे सिर फुटे जब हम दिल्ली जाना चाहते थे, जाने नहीं दिए। रेलवे स्टेशनों पे, बस अड्डे पे रास्ते में रोक के उन्होंने भी ज्यादतियां की। और जब बाद में एक दौर आया
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने धीरे धीरे करके 4 महकमे बंद कर दिए, जिसमें MITC एक बड़ा महकमा था। तो चरित्र की जहां तक बात है, इनका राजनीतिक चरित्र और जो बीजेपी है उनका थोड़ा सा 19-21 अलग है। वैसे तो राज सत्ता का स्वभाव है कि लोगों को दबा कर रखो, लोगों को कमजोर रखो, लोगों से हाजिरी लगवाते रहो, लोगों से यस मैन पैदा करो, ये सबका चरित्र है। लेकिन बीजेपी में थोड़ा सा अलग गुण है, वो तोड़ फोड़ में विश्वास करती है, वो लोगों में फूट डाल लो तब लूट होगी, और इस तरह की एक अलग से उसके अपनी एक खाना पूर्ति करने के तौर तरीके हैं, जिसमें उन्होंने सब तरह के खेल खेले। और आपने जैसे उस आंदोलन के बारे में भी कहा, किसान आंदोलन में शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि ये पंजाब के उग्रवादी हैं, जब वो पंजाब से चले थे। लेकिन जैसे ही हरियाणा के बॉर्डरों पर आया, हरियाणा के लोगों ने कहा ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके छोटे भाई हैं, और हम दोनों भाई इकट्ठा हो गए हैं। पंजाब के किसानों ने भी इससे बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि पहले जो उन्होंने हमें बताया बाद में, उनके दिमाग में ये था पता नहीं अपने कोई समर्थन मिलेगा ना मिलेगा, हरियाणा में कोई संगठन है तो है नहीं मजबूत, पंजाब वर्ग संगठन आज भी नहीं है हरियाणा में, और उस समय तो बिल्कुल ही नहीं थे। लेकिन हरियाणा के ना केवल किसान संगठनों ने, हरियाणा की जनता में चाहे वो खापें थी चाहे आम लोग थे, हर घर में एक आंदोलन की रूपरेखा बढ़ी। हरियाणा पंजाब की एकता मजबूत हुई, छोटा बड़ा भाई के रूप में हुई। हमने अपने सारे विवादास्पद मुद्दे पीछे छोड़ दिए, चाहे वो पानी के थे, चाहे हमारे हिंदी भाषी गांव के थे, वो बाद में हो जाएगा। पहले हमें अपने इन कृषि कानूनों को वापस करा के नस्ल फसल को बचाने की, जमीन को बचाने की, और हमारी अगली आने वाली पीढ़ियों को इस जमीन से जुड़े रहने से कोई बेदखल ना कर दे, इस आंदोलन को जीतना जरूरी है। और उसके लिए पंजाब की भी जरूरत थी, हरियाणा की भी जरूरत थी, राजस्थान के लोग भी आए, उत्तर प्रदेश के भी आए, और धीरे धीरे आपने देखा होगा जो 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था, और उसमें जुड़ते जुड़ते लोग पूरे देश से, बड़ी दूर से, तमिलनाडु से, केरल से, बंगाल से, और ये जो 7 सिस्टर के लोग हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में उन बॉर्डरों पर आने शुरू हो गए। एक नेशनल चरित्र बना, और बहुत दुनिया में, और हमें इस बात का भी गर्व है कि दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ी संख्या का आंदोलन इस जीत के साथ उठे कि जिस संसद ने बिल पास किए थे उसी संसद ने उन बिलों को वापस लिया। अच्छा, एक सवाल और है मास्टर जी, ये बहुत विचार मंथन में अक्सर आता है, आपने बहुत करीब से महसूस करा होगा। जो जाति की चुनौती है ना, उसका बहुत गहरा असर है हिंदी पट्टी में या हरियाणवी समाज में। और किसान आंदोलन के दौरान भी देखा कि जो जाति के ढंग से सरकार ने बांटने की कोशिश की, या उसके अंदर मतलब एक जाति विशेष का आंदोलन है, या दूसरी किसान का जो जातीयकरण है, जैसे जो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो अपना इलाके का किसान है वो या तो इतने पॉलिटिकल रूप से भी सचेत और जागरूक नहीं है, और वो कोई विचारधात्मक सत्र में भी कोई उच्च सत्र का नहीं है कि वो हर चीजें समझ ले। जैसे एक किसान है, वो एक टाइम पर वो लड़ रहा है धरने पे, लेकिन वो गांव में आकर उसी जाति का एक व्यक्ति भी बन जाता है, और जो खासकर जातीय सम्मेलन करवा के जाति की जो चेतना का बड़े पैमाने पर जैसे एक बावा भर कर खड़ा कर दिया करण दिमाग में, इसने आपने देखा होगा तो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है जाति की चुनौती जो किसानों के सामने है। कि भाई जब आपको जातिवादी आंदोलन शुरू होता है तो किसान आंदोलन बिखर जाता है, और जैसे किसान आंदोलन सही मुद्दों पर लड़ते हैं तो जातिवादी जो लीडर हैं, जो मुद्दे हैं, वो हाशिए पे चले जाते हैं। ये जो जातिवाद की चुनौती है, इसको किस नजर से देखते हो आप, या इसकी क्या काट है, या जो किसान की जहनीत पर जो जाति की पकड़ है, इसको कैसे तोड़ोगे आप? जब तक जाति की चेतना नहीं मिटेगी, इतना वर्गीय आधार पर लामबंद नहीं कर पाओगे। इसके प्रति आपके संगठन की, आपकी क्या विचारधारा, क्या सोच, क्या रणनीति है? मैं आपका सवाल का जवाब इसी बात से शुरू करना चाहता हूँ जो आपने कहा, इसकी काट क्या हो। इसकी काट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि वर्षों से पहले भी और अब तो खासकर जो नई शिक्षा नीति है, ये तो पूर्ण अंधविश्वासों से भरी हुई है। इसमें धर्म के भी भेद हैं, इसमें जाति के भी भेद हैं, और ये जो आप कहते हो कि जाति आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती, खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन उसको ढीला किया जा सकता है, और वो वर्ग संघर्ष ही उसको ऐसा कर सकता है। लेकिन अभी वर्ग संघर्ष की समझदारी अपने लोगों में बहुत कम बनी है। मुद्दा आधारित संघर्ष में अभी इकट्ठा हम लोगों को करना चाहते हैं,
और मुद्दे आधारित एकता में इकट्ठा करके लोगों को फिर धीरे धीरे हम एक वर्ग संघर्ष की तरफ ले जाने की वो इच्छा रखते हैं। हमारे संगठन की स्पष्ट लाइन है, लेकिन ये 1-2 दिन में या 1-2 साल में ऐसा हो जाएगा ये संभव नहीं है। हमें ये भी पता है ये प्रोसेस है और प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये आप देखेंगे कि भले ही सरकार ने धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश करी, हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान ये सब बताने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखते उस किसान आंदोलन में मुसलमानों ने भी लंगर लगाए। बिल्कुल सिखों की तो परंपरा ही है। और आप ये देखें जब आप गए होगे बॉर्डरों पे तो आपने अलग अलग खापों के बड़े बड़े लंगर लगाए खापों ने भी। तो ये जो जन आंदोलन था इसमें सारी जातियों के लोग भी जुड़ रहे थे, सब गोत्र धर्म के लोग भी जुड़ रहे थे। लेकिन आपने जो ये बात कही बिल्कुल सच है। हम जब आंदोलन में होते हैं तो हम एक वर्ग संघर्ष की ओर जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आंदोलन से पीछे हटे कि या हमारा समझौता हो गया या हम आंदोलन से वापिस आ रहे हैं, तो फिर जहां जिस मोहल्ले से गए हम उसी के बन गए। मतलब ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे संगठन की स्पष्ट लाइन है। पहले हम मुद्दा आधारित, जैसे एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, पूर्ण कर्जा मुक्ति एक बड़ा मुद्दा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम या आप यूं कह लें C2 + 50% मिले। अभी आपने देखा है कि जो अभी खरीफ की फसल के दाम घोषित किए हैं सरकार ने एमएसपी के नाम से, केवल आप एक धान का उदाहरण ले लें, 2009 रुपए लागत बनती है किसान की 1 क्विंटल धान पैदा करने पे, और उसका 1.5 गुना करें तो आप तो ये लगभग 3000 से ज्यादा बन जाता है। और जब आप 1.5 गुना करते हैं तो आज एक किसान को 766 रुपए नुकसान होता है 1 क्विंटल धान पैदा करने में। और जब आप 1 एकड़ की बात करते हैं तो ये मोटा जो धान है PR जिसे आप कहते हैं, ये लगभग 30 क्विंटल की एवरेज पड़ जाती है। और फिर जो उस हिसाब से देखा 22 से 23 हजार 1 एकड़ पे हर 6 माही में एक किसान लॉस में चला जाता है, उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। लाभकारी मूल्य यदि उसे 23,000 रुपए और मिल जाएं, वही बचेंगे उसके पास, वो बचने थे और वो मिले नहीं, तो इसलिए नुकसान हो रहा है। तो पहले हम लोगों को लामबंद करें, खासकर एमएसपी पे, पूर्ण कर्जा मुक्ति पे। बिजली में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं उनको ठीक नहीं मानते हम, और जो संशोधन करने की सरकार के प्रयास हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर तक जाने के हैं, चाहे निजीकरण को बढ़ावा देने के हैं, उसको ठीक नहीं मानते, क्योंकि बिजली अब लाइफ लाइन बन गई है लोगों की। एक दिन तो क्या 1 घंटा भी मुश्किल हो जाता है। आज आप यहाँ नरवाना में पहुंचे होंगे, किस टाइम पहुंचे हैं, 6 बजे सुबह से लेकर और दिन के 12 बजे तक कट था। वो इतनी देर में लोगों में हाहाकार हो रहा था कि भाई कैसे रहे, पानी नहीं आया, बिजली के बिना तो कोई आटा नहीं पीस सकता, बिजली के बिना फलां काम नहीं हो सकता। तो ये जो देखते हैं आप, जो लोगों की लाइफ लाइन बन गई है बिजली, ये सरकारी ढांचे में रहे। यहाँ जो मीटर ऑलरेडी चले हुए हैं उसी तरह से चले, और सरकार प्राइवेट को इसलिए देना चाहती है और स्मार्ट मीटर को इसलिए लगाना चाहती है कि लोगों के रोजगार घटाना चाहती है। और मैंने जैसे अपनी बात में शुरू में कहा, हम उन सब लोगों के अभिभावक हैं जो अलग अलग विभागों में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और अभिभावक होने के नाते हमारी ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि बिजली में जो भी सुधार के नाम पे बिगाड़ किए जा रहे हैं हम उनका विरोध करें। फिर हम चाहते हैं कि बुढ़ापा पेंशन कम से कम 10,000 रुपए हो। एक MLA एक MP 6 बार MLA बना, 4 बार MP बना, उसे 10 पेंशन मिलती है, लाखों रुपया बनता है। लेकिन एक किसान, या मैं अपना उदाहरण भी दूं, मैं एक अध्यापक था, रिटायर हुआ, मैंने 35 साल नौकरी करी, 45,000 रुपए में अब पेंशन ले रहा हूँ। मेरे को पेंशन इसलिए मिली है कि मैंने जवानी अपनी जवानी का जो टाइम था वो लोगों के बच्चों को पढ़ाने में लगाया। लेकिन मेरा भाई जिसने 40 साल हड़बाया, अनाज पैदा कराया, क्या वो अनाज हमने अपने घर में ही खाया? उस अनाज से भी तो बहुत समाज को लाभ हुआ है, पेट भरा है। और कितने किसानों ने, कितने मजदूरों ने ये सड़कें बनाई, बिजली के तार खंभे खड़े करे, और ये जो विकास जितना भी आप देखते हो, ऊंची बिल्डिंगें हैं, ये सारा का सारा
बड़े बड़े पुल हैं, कुछ भी हैं, चाहे चीजें जो ऑलरेडी नजर में आती हैं वो सारे मजदूरों के हाथों से बनी हैं। लेकिन उन्हीं मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापा पेंशन भी कह दिया 2,500 मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे। क्यों भाई, कम से कम 10,000 तो हो, एक सामाजिक सम्मानजनक जीवन जी सके। इसे सम्मान निधि कहते हैं। वो समान है तो सम्मानित ढंग से ही सम्मान दो, और कम से कम 10,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अभी मुद्दा आधारित लामबंदी करेंगे और फिर उसे वर्गीकरण भी करेंगे, क्योंकि वर्ग में जब तक पहचान नहीं होगी आंदोलनों को लंबा नहीं लड़ा जा सकता, और वर्ग चरित्र के बिना आंदोलनों को जीता भी नहीं जा सकता। तो उस तरह के प्रयास हैं। अभी हम उसका एक तरह से यूं कह सकते हैं कि शुरुआत है, और धीरे धीरे हमें पूरी आशा है, विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। ना बड़ी स्पष्टता से आपने बताया मास्टर जी। एक जैसे मैं भी गांव में जाता हूँ, लोगों से बात करते हैं, बुजुर्गों से। अभी मैंने पिंजोपुरा गांव में एक 80 साल से ऊपर से बुजुर्ग से बात करी, उसने बताया कि हमारा गांव ठीक ठाक था जी, मुजारे थे यहाँ, डाबी टेक्सिंग में थे, कि हमें जी मतलब पुराने जमाने के जो किसानों के नेता थे या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उन्होंने हमें जमीनें दिलाई, हमारे गाँव आजाद कराए, इस ढंग की बातें बताते हैं। रिशाल सिंह कामरेड का नाम लेते हैं, तेजा सिंह स्वतंत्र का लेते हैं, या एक बैटरमेंट लेवी का, खुशहाल टैक्स का एक मूवमेंट के कुछ लोग मिलते हैं। तो थोड़ा मैं एक बार जाना, जो पुरानी जो एक विरासत थी, जिस आप तो पटियाला रियासत के गांव थे आपके इलाके में, जो पूरा मुजारा लहर का मूवमेंट था, ये जो पुराना जो इतिहास है, जो आंदोलनों का, क्रांतिकारियों का पूरा, इवन उसमें गदर मूवमेंट तक के लोग भी, इसको कोई इस पर आपकी मतलब किसान सभा का कोई प्रयास इस इतिहास को लिखने का या कुछ जाने का, क्योंकि बुजुर्ग हैं जिन्होंने वो देखा है, वो चीजें जो पुराने आंदोलन लड़े गए हैं। देखो, ये इतिहास लिखा हुआ भी है, और स्पष्ट तौर पे हम हर जगह, हर सेमिनार में किसी न किसी महान व्यक्ति के कर्तव्यों का, कामों का एक लेखा जोखा हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को रखें। जिन हस्तियों के आपने नाम लिए, ये सच है, चाहे रियासत राजा पटियाला का था और चाहे अंग्रेज थे। जैसे किन्नर का उदाहरण मैंने लिया, उधर लोहारू के नवाब का लिया, और बहुत बड़ी संख्या में जो आप देखो, जो आजकल हैदराबाद तेलंगाना का एरिया है, पूरा निगाहिया के नेतृत्व, हाँ, पूरा निगाहिया का ये जो विद्रोह हुआ, तो ये कुछ माड़ को लेके था। तो इस तरह के जो हुए आंदोलन है, उनमें एक स्पष्ट चीज ये थी, जमीन उसी की होनी चाहिए जो उसे जोतता है। यही आंदोलन की एक बड़ी मांग थी, और इसी पे लोग लामबंद भी हुए। और जैसे आपने कुछ उदाहरण भी ले दिए, नाम ले लिया तेजा सिंह स्वतंत्र जैसे लोगों का। तेजा सिंह किसान आंदोलन में भी और कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन में भी बहुत सक्रिय थे, और बाद में वो MP भी बने। आपने और जब भाषण सुने जी कभी? भाषण तो नहीं सुन पाए हम उनका, लेकिन कुछ लिखा हुआ देखा है, पढ़ा है। और जब वो संसद में थे और बहस कर रहे थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो तेजा सिंह जी को बोलते बोलते कुछ ज्यादा उम्र भी थी उनकी, और लग गया जैसे कोई जोश होता है और उनको वहीं अटैक हो गया, दौरा पड़ गया। और जैसे ही उनको दौरा पड़ा, वो गिरे, तो पूरे संसद में एक अफरा तफरी मच गई, और प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी छोड़ के उनके पास आई, और ये कहा कि भाई देखो, इनके पास एक छोटा थैला था, इसमें देखो क्या कुछ है, इसका कुछ कोई पहला से दवाई ली हुई है, उनकी कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि उनको ये था कि भाई ये कहीं कैसे इलाज ले रहे होंगे। और जैसे ही वो थैला खोला, तो उसमें एक अखबार में लिपटी हुई 2 रोटी और उनके बीच में अचार मिला। एक संसद का ये चरित्र था, इतना बड़ा सांसद आदमी, और वो संसद में अपनी 2 रोटी इसलिए ले आया कि जब लंच ब्रेक होगा तो अब अपनी ये 2 रोटी अचार के साथ खा के पानी पी लेंगे। और प्रधानमंत्री ना केवल प्रभावित थे, जिसको आयरन लेडी कहते थे, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने ये कहना पड़ा कि मुझे केवल सुना था कि कम्युनिस्ट ऐसे होते हैं, लेकिन अपनी आंखों से आज देखा कि कम्युनिस्ट वास्तव में ऐसे ही होते हैं जैसे सुना था। तो मास्टर जी, अब एक बात और थी, आपने वैसे तो मुद्दे भी बता दिए, हर तरीके की बातचीत रखी, कोई आप हमारे दर्शकों को या कोई संदेश देना चाहो या कोई अपील जनमानस से करना चाहो? देखो, जन जहां आ जाता है उनसे अपील भी करनी होती है, और जन से तो हम आशाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि जन के बिना कोई भी आंदोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और उन्हें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अब जो खतरे हैं
वो पुराने जमाने से कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। एक दौर हमारा जो मैंने बात भी करते हुए रखा, जमीन उसी की जो से जोतता है, ये आंदोलन का एक बड़ा उद्देश्य था। लेकिन वो उद्देश्य हमारे बुजुर्गों ने लड़के कुर्बानियां दे के पूरा कर दिया और जमीन के मालिक हमारी से भी पहले वाली पीढ़ियां बन चुकी है, हम भी आज जमीन के मालिक हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इस जमीन को बचाना है तो इसके लिए जन आंदोलनों को तैयार करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, सबने लड़ना पड़ेगा। केवल किसी जातीय आधार पर नहीं लड़ा जा सकता। फिर खतरा केवल एक जमीन को बचाने का ही नहीं है, इस जमीन पे जो विकास के नाम पे लगातार हड़पा जा रहा है। कहीं पर कोई सेक्टर की बात है, चलो विकास है कर ले भाई। 2013 में एक पॉलिसी बनी जमीन को अधिग्रहण करने की, जिसमें बाजार का रेट है जो उसका 4 गुना किसान को मिलेगा, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ जमीन अधिग्रहण की जा रही है। और 33 साल तक उसे जो उस समय का ठेका है रॉयल्टी के रूप में मिलेंगे। ये आज के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब ये पास हुआ था और इन्होंने ताड़ी बजाई थी और इन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा कानून बना है। लेकिन जैसे ये प्रधानमंत्री बने उस कानून को एक तरफ कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट और किया उसको। हाँ। कारपोरेट की मदद करने के लिए जमीन को किसी भी तरह से हड़पने का एक अभियान चल गया। तो एक तो ये संदेश हम देना चाहते हैं कि इस जमीन को बचाना इसलिए जरूरी है कि जमीन केवल आपकी रोजी रोटी नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत भी है। आपको गांव में कोई चौधरी साहब इसलिए कहता है कि आपके पास 2 खूड हैं। बिल्कुल। जिसके पास खूड नहीं है, काम वो आपसे दुगना करता है, उसमें लड़ने की हिम्मत भी आपसे दुगनी है। लेकिन वो चौधरी साहब इसलिए निकवा पाता है क्योंकि उसके पास एक अभाव है। और किसान जो 1 साल तक लड़े, उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके घर में दाने थे और उनके खेत से आए हुआ अनाज उनके घर में था। किसान इसलिए निडरता के साथ और बिना किसी चिंता के 1 साल तक बॉर्डरों पर बैठा रहा, क्योंकि उसे ये चिंता नहीं थी कि मेरे घर में मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मजदूर लड़ने में हमारे से किसी भी रूप में कम नहीं है, लेकिन वो तो हैंड टू माउथ है। उन्हें तो हाथ को काम मिलेगा तो पेट को रोटी मिलेगी, हाथ को काम नहीं मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए वो लंबे समय तक आंदोलनों में नहीं रह सकते। लेकिन वो समझदार हैं, लड़ाके हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें मजदूर को, किसान को संगठित करके लड़ना पड़ेगा। सब कामा के खाने वाले लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हम जनता को संदेश देना चाहते हैं और इस संदेश से ही हमारी जमीन भी बचेगी, हमें फसल का दाम भी मिलेगा। और जो आज केवल देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते होने का खतरा पैदा हो गया, और खासकर ट्रंप के बढ़ने के बाद जो टैरिफ नाम से या और हमारा डेयरी उद्योग को नष्ट करने का, या पोल्ट्री का, या मछली पालन का, और मोटे अनाजों पर भी उनकी निगाह है। यदि वो टैरिफ वाला मसला हमारे यहाँ सरकार दबाव में है और दबाव में मान जाती है तो किसान पे बहुत बड़ी चोट आएगी। तो हमें पहले से अलर्ट रहना चाहिए। और जो विकास का नाम पे जमीन को कब्जा किया जा रहा है, तो उसमें 2013 के अनुसार मुआवजा दो, विकास करो, हमें कोई विरोध नहीं। कहीं बिजली की बड़ी एचटी लाइनें आ रही हैं, कहीं गैस और तेल की पाइपलाइनें बिछ रही हैं, उन किसानों को भी। और कहीं आईएमटी के नाम पे मेवात में एक बड़ा उदाहरण है, आपने शायद चर्चा में सुना होगा, 9 गामा के 1300 एकड़ जमीन, 1600 एकड़ जमीन 9 गामा की, वो 46 लाख रुपये एकड़ अधिग्रहण कर ली और उन्हीं लोगों की आंखों के सामने 17 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेची जा रही है। तो ऐसा कितना गैप है। यदि उसका दाम बढ़ा है तो वैल्यू एड किसान को भी मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए उसका। ये मुद्दे हैं हम जिनके लिए किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं। सवाल केवल मेवात का नहीं है, सवाल केवल एचटी लाइन का नहीं है, सवाल केवल बड़ी पाइपलाइनें जो आ रही है उनका नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि वो कहाँ जा रही हैं। ये बड़ा सवाल नहीं, बल्कि ये सवाल है कि आज उनका नंबर है तो कल हमारा भी होगा। यदि हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा। इसलिए चाहे हमारे से 300 किलोमीटर दूर कोई आंदोलन है, हम उसको अपना मानते हैं, उसमें अपनी भागीदारी जुटाते हैं और जुटाने का आगे से ये एक नियम भी बनाना चाहते हैं। और दूर के किसान भी हमारे यहाँ जो मसले होंगे उनमें हमारा साथ देंगे। हम केवल किसान हैं, हम उन मजदूरों के, उन कर्मचारियों के अभिभावक हैं जिनने इस सरकारी ढांचे को बचाने का अभियान चलाया हुआ है, जमीन को बचाने का, फसल नस्ल को बचाने का अभियान चलाया हुआ है। उसमें सब जनता की जिम्मेवारी बनती है।
सब बढ़ चढ़कर भाग लें। ये संदेश आपके चैनल के द्वारा, आपके इस माध्यम के द्वारा आम जनता को देना चाहते हैं। इकट्ठा मिलकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, हमारी जीत को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हम बांटेंगे तो खटेंगे। जो नारा उन्होंने दिया है, उन्होंने धर्म के नाम पे दिया। हम कहते हैं कि जनता की एकता जरूरी है और तभी हम बच सकते हैं। अमला किसी और का नहीं बल्कि सरकार का, कारपोरेट के हाथों से है और इसको समझ पैदा करनी पड़ेगी कि सरकार जो कारपोरेट को बड़े मुनाफे देना चाहते हैं, बिल्कुल ना जाति से है ना धर्म से है, खतरा पूंजीपति यानी कारपोरेट से है और हमारी सरकार उन कारपोरेट के हाथों में खेल रही है। हमारे साथ एक बड़ा धोखा समय समय पर होता है, उसको जागरूकता के साथ समझना पड़ेगा। चलो मास्टर जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और निरंतर ये मुहिम जारी रहे और हम हमारे दर्शकों से भी अपील करते हैं कि वो किसानों के इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करें। और किसान राष्ट्र निर्माता है, पूरा देश का पेट भरते हैं और किसानों की लड़ाई एक देश की लड़ाई है, इसमें सभी बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। और सभी दर्शकों से दोबारा अपील है कि वो अपना कमेंट करें, हमारी कोई आलोचनात्मक टिप्पणी भी करें, इसको और कैसे बढ़िया किया जाए। और आप इस चैनल को देहाती ट्रू फैक्ट और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत।